नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। ये सभी जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। जो आपका पीईटी का सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है इन एमसीक्यूज़ को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यह आपके लास्ट समय के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से अटेंड कीजिएगा। इस वीडियो में हमने उन सभी इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को सम्मिलित किया हुआ अर्थव्यवस्था के, जिनके आपके एग्जाम में पूछे जाने की जो संभावना है बहुत ही ज़्यादा है। तो यह लास्ट समय के लिए आपके रिवीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से अटेंड कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। और योजना आयोग एक निकाय था। आपको बताना कि योजना आयोग जो था, जो प्लानिंग कमीशन था, वह किस प्रकार का निकाय था। तो आप ध्यान दीजिएगा, यह जो योजना आयोग था आपका, जो प्लानिंग कमीशन था, यह एक गैर सांविधिक निकाय था। यानी कि ऑप्शन आपका जो बी था बिल्कुल सही है। आपका जो योजना आयोग था यह एक गैर सांविधिक निकाय था। यानी कि यह जो योजना आयोग थी इसकी स्थापना एक सलाहकार संस्था के रूप में की गई थी। एक सलाहकार संस्था के रूप में जो है योजना आयोग की स्थापना की गई थी मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा। यानी कि मंत्रिमंडल जो था उस समय का, उसके द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके ही योजना आयोग की स्थापना की गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा, इसी कारण से इसको हम कहते हैं यह एक गैर सांविधिक निकाय है। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन का गठन कब किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ध्यान दीजिएगा, योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। आप ध्यान दीजिएगा, डेट इंपॉर्टेंट आपके लिए। 15 मार्च 1950 को जो है योजना आयोग का गठन किया गया था। यह जो टॉपिक है आपका योजना आयोग का, आपके पीईटी के सिलेबस में दिया गया है अर्थव्यवस्था के, इसे आप ध्यान दीजिएगा। तो दूसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदा। आप ध्यान दीजिएगा, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। वहीं आपसे एग्जाम में पूछ ले कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आपको पता होगा योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे प्रधानमंत्री। यानी कि उस समय जो भी हमारे देश का प्रधानमंत्री होता था उस समय जो है योजना आयोग का अध्यक्ष वो ऑटोमेटिक ही होता था। तो आप ध्यान दीजिएगा, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। तो ये योजना आयोग के उस समय अध्यक्ष थे जब इसकी स्थापना की गई थी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और भारत में योजना आयोग का सृजन किया गया था किस प्रकार से। तो मैंने आपको बताया था, भारत में जो प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग था, इसका सृजन किया गया था मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा। यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना एक सलाहकार संस्था के रूप में की गई थी भारत में। इसे आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ध्यान दीजिएगा, योजना आयोग के स्थान पे जो है नीति आयोग का गठन कब किया गया था। तो योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग का गठन कर दिया गया था 1 जनवरी 2015 यानी कि जब केंद्र में बीजेपी की सरकार आई थी, तो उसी के द्वारा जो है योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी सन 2015 को। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तथा नीति आयोग का पूरा नाम क्या होता है, यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, नीति आयोग का पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इसका पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं पदेन प्रधानमंत्री। तो इसे भी आप याद रखिएगा, वर्तमान में जो भी प्रधानमंत्री होंगे ये ऑटोमेटिक ही आपके नीति आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा नीति आयोग भी यह एक संविधानेतर संस्था क्या है, तो यह भी एक मान लीजिए गैर सांविधिक संस्था, यानी कि यह भी एक संविधानेतर संस्था है। इसको लिख देता हूं मैं यहाँ पे, संविधानेतर संस्था यह भी एक है नीति आयोग। इसे भी आप याद रखिएगा, यानी कि यह भी, इसको भी आप गैर सांविधिक संस्था भी कह सकते हैं। जिसे आप ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तथा इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा नीति आयोग में एक आपको मिलेंगे उपाध्यक्ष और एक मिलेंगे आपको क्या, तो एक इसमें मिलेंगे आपको सीईओ। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे।
तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इसके नीति आयोग के पहले अध्यक्ष आपसे पूछ लिया जाए तो उस समय जो प्रधानमंत्री हमारे थे और नरेंद्र मोदी, ये हो जाएंगे आपके नीति आयोग के पहले अध्यक्ष। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं नीति आयोग के, और इसके सीईओ हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत हैं, और उपाध्यक्ष नीति आयोग के वर्तमान में हैं डॉक्टर राजीव कुमार। ते भी इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारा है, और भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी यह कब प्रारंभ की गई थी? तो आप ध्यान दीजिएगा, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसको प्रारंभ किया गया था 1 अप्रैल 1951 को। तो डेट आप याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1951 को पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, जब इसका टाइम पीरियड क्या था पहली पंचवर्षीय योजना का? तो 1951 से लेके आपका था 1956 तक। तो ये टाइम पीरियड भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो कृषि का विकास, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मेन मोटिव था, मेन प्राथमिकता थी, वो थी कृषि का विकास। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा यह जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी आपकी हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसे भी आप याद रखिएगा, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना आपकी थी यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, तथा इसका मेन प्राथमिकता था कृषि का विकास। तो आप इसे याद रखिएगा। इसी के अंतर्गत ही जो प्रथम पंचवर्षीय योजना आपकी थी, आप ध्यान दीजिएगा, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी इसी के अंतर्गत ही जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना 1952 में की गई थी। इसे आप ध्यान दीजिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम थे, सामुदायिक विकास कार्यक्रम थे, इनकी स्थापना 1952 में की गई थी। इसके अलावा आप ध्यान दीजिएगा, अनेक सिंचाई परियोजनाएं जैसे भाखड़ा नांगल बांध, ब्यास परियोजना, उसके अलावा अन्य जो नदी घाटी परियोजनाएं थी इनको भी शुरू किया गया था इस प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन सी मैंने आपको बताया नदी घाटी सिंचाई परियोजनाएं, तो जैसे हो गई आपकी भाखड़ा नांगल बांध, उसके अलावा ब्यास परियोजना, उसके अलावा दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये सभी जो सिंचाई परियोजनाएं थी ये भी प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही बनाई गई थी। इसे आप याद रखिएगा। इसके अलावा सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना भी 1952 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही की गई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, वेरी वेरी, ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, एक तरफ आपको योजनाएं दी गई हैं और एक तरफ आपको उनके अंतर्गत जो कार्यक्रम चलाए गए थे वो दिए गए हैं, तो आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको मैंने अभी अभी आपको बताया था, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी आपकी किस पर आधारित थी? तो एक आपका हो जाएगा, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी आपकी सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो स्थापना थी 1952 में, 1952 मैंने आपको अभी बताया कि 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो एक आपका हो जाएगा 2। इसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्या किया गया था? तो जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी इसके अंतर्गत आपका हो जाएगा तीव्र औद्योगिकीकरण। क्या हो जाएगा? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है उद्योगों और खनिजों को प्राथमिकता दी गई थी। इसी के अंतर्गत जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला के जो इस्पात कारखाने थे उनकी स्थापना की गई थी। तो इस कारण से आपका बी का हो जाएगा ए, यानी कि तीव्र औद्योगिकरण। तो मैंने आपको समझा दिया कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी इसी के अंतर्गत जो है उद्योगों और खनिजों को जो है प्राथमिकता दी गई थी। इस योजना के अंतर्गत जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला जो इस्पात कारखाने थे इनकी स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर आपका जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना का तीव्र औद्योगिकरण। इसके बाद तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्या किया गया था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है क्या किया गया था? तो आप ध्यान दीजिएगा, और इसका हो जाएगा आपका सी, यानी कि आधारभूत उद्योग का प्रसार, यानी कि सी का आपका हो जाएगा आपका 3, यानी कि जो आधारभूत उद्योगों का प्रसार था यह कार्यक्रम था आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा चौथा, क्या है? चतुर्थ योजना। तो चतुर्थ योजना के अंतर्गत क्या किया गया था?
तो स्वावलंबन, आप याद देखिएगा, स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता की समृद्धि, यह कार्यक्रम चलाया गया था आपका चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान, यानी कि डी का आपका हो जाएगा 5। इसके बाद अगला आपका क्या हो जाएगा, पंचम पंचवर्षीय योजना। तो इसके अंतर्गत क्या किया गया था, न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम। आप याद देखिएगा, जो न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम था यह चलाया गया था पंचम पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो इसे भी आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो पंचम पंचवर्षीय योजना थी, इसी में जो है दिया गया था आपका क्या, गरीबी हटाओ का नारा, तथा पांचवी पंचवर्षीय योजना में आपके जो है 20 सूत्री कार्यक्रम को शुरू किया गया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो आपका ई का यानी कि पंचम का हो जाएगा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, यानी कि आपका ई का हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से हमने इसको सही सम्मिलित कर लिया है। इसको आप बिल्कुल ध्यान से अटेंड कर लीजिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में डेफिनेटली प्रश्न देखने को मिल सकता है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम अनुसार में व्यवस्थित आपको करना है। तो आइए इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। तो पहले में क्या दिया गया है, गरीबी हटाओ का नारा कब किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था, तो आपको पता होगा पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपका बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार कब किया गया था, तो आपको पता होगा 1969 में जो है बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपका जो हरित क्रांति का प्रारंभ था कब किया गया था, तो हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था 1960 के दशक में। कब, तो 1966 और 67 के दौरान हुआ था। कब, तो 1966-67 के दौरान जो है आपका हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो आप याद रखिएगा। तथा पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, तो आप ध्यान दीजिएगा 1974 से 78। 1974 से 78 जो है आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। तो अब आप इसको सही सम्मिलित कर सकते हैं। तो सबसे पहले कौन सी घटना इसमें से हुई थी, तो पहले हुई थी आपकी हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था 1966-67 में। उसके बाद 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 19 जुलाई 1969 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके बाद गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, जो है आपका पांचवी, मतलब जो है, तो गरीबी हटाओ का जो लक्ष्य था यह था आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो इस प्रकार से आपका सी हो जाएगा, बी हो जाएगा और ए, यानी कि सबसे पहले हरित क्रांति का प्रारंभ, फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण और फिर गरीबी हटाओ। तो ये सभी डेट आपको याद रखना है, ये सभी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और इसमें से आपको सही सम्मिलित करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है। तो आइए इसको सही सम्मिलित कर लेते हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल क्या था, तो आपका हो जाएगा ए का 2 हो जाएगा, 1951 से 56 था। और तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था, तो आप ध्यान दीजिएगा 1961 से 66 क्या था, तो 1961 से 66 था आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल, यानी कि आपका बी का हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल था 1969 से 74। तो आपका हो जाएगा सी का आपका 4 हो जाएगा। इसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना का आपका कार्यकाल क्या था, तो छठी पंचवर्षीय योजना का आपका काल था 1980 से 85। आप ध्यान दीजिएगा 1980 से 85 था आपका छठी पंचवर्षीय योजना का काल। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी यह किस मॉडल पर आधारित थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी यह किस मॉडल पर आधारित थी, तो आपकी जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी यह आधारित थी पीसी महालनोबिस मॉडल पे, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, बिल्कुल से हो जाएगा। पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो पीसी महालनोबिस थी इनका बर्थडे होता है भारत में 29 जून को। अब 29 जून को जो पीसी महालनोबिस का बर्थडे होता है हम मनाते हैं किस रूप में, तो सांख्यिकी दिवस के रूप में। आप याद देखिएगा, पीसी महालनोबिस का जो बर्थडे होता है 29 जून को भारत में मनाया जाता है सांख्यिकी दिवस के रूप में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, उद्योगों का विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी, आपको बताना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था
कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी इसके अंतर्गत जो है भारी उद्योगों एवं खनिजों को प्राथमिकता दी गई थी, तथा इसी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो ही भिलाई के जो कारखाने थे, इस्पात कारखाने, राउरकेला के इस्पात कारखाने और दुर्गापुर के जो इस्पात कारखाने थे उनकी स्थापना की गई थी। यानी कि उद्योगों का विकास और औद्योगिकरण की जो रणनीति थी योजना संबंधित थी आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना से। तो आप इसे याद रखिएगा। इसका टाइम पीरियड क्या था, तो 1956 से 61 तक इसका टाइम पीरियड था आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना के। इसी के अंतर्गत जो है उद्योगों का विकास और औद्योगिकरण की जो रणनीति थी वो अपनाई गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निर्धारित अवधि से पूर्व 1 वर्ष पूर्व समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा कौन सी योजना थी जो निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व ही बंद कर दी गई थी, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। यानी कि राइट आंसर आपका हो जाएगा 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी यह निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व ही जो है बंद कर दी गई थी। इसको जो है इसका टाइम पीरियड था 1974 से 78 तक था, तो इसको 1 वर्ष पहले 1978 में बंद कर दिया गया था। 5 वर्ष की आपकी पंचवर्षीय योजना होती तो इसका टाइम पीरियड होना चाहिए था 1974 से 1979। लेकिन जब इंदिरा गांधी की सरकार 1978 में गिर जाती है और इंदिरा गांधी की सरकार गिरने के बाद जब जनता पार्टी की सरकार आती है तो जनता पार्टी की सरकार के द्वारा इस 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1978 में बंद कर दिया जाता है। तो 1 वर्ष पहले जो योजना समाप्त हो गई थी वह थी आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना। किस सरकार ने इसको बंद किया था, तो जनता पार्टी सरकार ने। इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता और शून्य विदेशी सहायता घोषित किया गया था, आपको बताना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, निम्न में से वह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता और शून्य विदेशी सहायता घोषित किया गया था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। आप याद रखिएगा, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी इसका मेन उद्देश्य था आत्मनिर्भरता तथा शून्य विदेशी सहायता। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका जो हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा 5वीं पंचवर्षीय योजना क्या क्या खासियत थी मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस योजना का उद्देश्य था गरीबी का उन्मूलन करना। इसी योजना के अंतर्गत जो है गरीबी उन्मूलन भी इसका मेन उद्देश्य था। इसके अलावा 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत थी 1975 में जो है आपका 20 जो सूत्री कार्यक्रम था, 20 सूत्री कार्यक्रम यह भी प्रारंभ किया गया था 1975 में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा यह जो योजना थी पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर इसमें ध्यान केंद्रित किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो इसे आप याद रखिएगा, तथा इस योजना को 1 वर्ष पहले ही बंद कर दिया गया था जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इतनी सारी खासियत थी 5वीं पंचवर्षीय योजना की। इसके बाद अनवरत योजना किस वर्ष में कार्यशील थी, आपको बताना है। तो अनवरत योजना को हम इंग्लिश में कहते हैं रोलिंग प्लान। आपको पता होगा इसको इंग्लिश में हम कहते हैं क्या, तो इसको कहा जाता है रोलिंग प्लान। तो अब आप इसको बता सकते हैं। तो अनवरत योजना किस वर्ष में कार्यशील थी, तो 1978 से 1978 से 1979 के मध्य। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा 1978 से 1979 के मध्य जो है आपकी अनवरत योजना जो थी वह कार्यशील थी। तो आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। दिए गए ऑप्शंस में से 1978 से लेकर 1979 तक जो है आपकी अनवरत योजना कार्यशील थी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस समय किसकी सरकार थी, तो इस समय सरकार थी जनता पार्टी की। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो है 1979 के बाद जो है जनता पार्टी की आपकी सरकार गिर जाती है। पुनः जो है 1980 में जो है आपकी 1980 में कौन सी योजना मतलब 1980 में पुनः इंदिरा गांधी की सरकार यानी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है। इसके बाद पुनः जो है 6ठी पंचवर्षीय योजना को 1980 से 1985 तक प्रारंभ कर दिया जाता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था। तो मैंने आपको बताया था गरीबी निवारण यानी कि गरीबी हटाओ मेन मोटिव था 5वीं पंचवर्षीय योजना का। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही। इसके अलावा भी और मैंने खासियत बताई थी आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना की, वह भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था। तो पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का जो सुझाव था यह दिया गया था जी मिर्डल के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। जी मिर्डल ने जो है पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव दिया था। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, जी मिर्डल। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है, और किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी, आपको बताना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो वह कौन सी योजना थी
जिसके अंतर्गत आपका आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। तो मैंने आपको बताया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है आपको पता होगा 1975 की इमरजेंसी आपको पता ही होगी, इंदिरा गांधी के द्वारा जो इमरजेंसी लगाई गई थी। यह 1975 की इमरजेंसी जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही लगाई गई थी इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद इमरजेंसी जैसे ही समाप्त होती है तो नया चुनाव होते हैं और नए चुनाव में इंदिरा गांधी की सरकार गिर जाती है और कांग्रेस जनता पार्टी जो है नई सरकार के रूप में अस्तित्व में आती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे हमारा है 20 सूत्री कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था कब? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको बताया था जो 20 सूत्री कार्यक्रम थे 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ किया गया था 1975 में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसी के दौरान जो है 1975 में 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है और भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी आपको बताना है। तो भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो आप ध्यान दीजिएगा, भारत में योजना अवकाश की अवधि थी 1966 से 69, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। 1966 से 1969 जो है आपकी भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। अब इसमें योजना अवकाश क्यों हुआ था तो आपको पता होगा, इसी के दौरान जो है इन 3 वर्षों के दौरान जो है आप ध्यान दीजिएगा, इन 3 वर्षों के दौरान जो है भारत पाकिस्तान युद्ध हुए, भारत में सूखा पड़ा, इन सभी कारणों से जो है इसको जो है योजना अवकाश डिक्लेयर किया गया था। तो आप इसे याद रखिए, भारत पाकिस्तान युद्ध, इसके अलावा सूखा भारत में पड़ गया था, इसके अलावा कृषि और उद्योगों का सामान मतलब कृषि और उद्योग में जो है थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई थी। तो इसी कारण जो है इसको योजना अवकाश की अवधि यह थी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या क्या घटित हुआ था तो आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया था, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 1966 से 69 जो है यह योजना अवकाश की आपकी अवधि थी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि भारत किस तरह की अर्थव्यवस्था है। तो भारत किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो भारत जो है किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो भारत जो है यह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। भारत जो है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है और मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य क्या होता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था से आपका तात्पर्य होता है निजी व सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता, यानी कि जिस भी अर्थव्यवस्था में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर मिलकर आपस में काम करते हैं सामंजस्य के साथ, उसी को हम कहते हैं वह जो अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, निजी व सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता जहाँ पर होती है उसको हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ था। तो भारत में जो आर्थिक उदारीकरण था कैसे शुरू हुआ था? तो औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ जो है भारत में आर्थिक उदारीकरण नीति आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ था। आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है 1991 की जो नई आर्थिक नीति थी इसमें अपनाई गई मुख्य रणनीति कौन कौन सी थी आपको बताना है। तो 1991 की आर्थिक नीति को हम कहते हैं एलपीजी रिफॉर्म, यानी कि उदारीकरण, वैश्विकरण और निजीकरण, ये तीनों थे आपके नई आर्थिक नीति में जो 1991 में लाई गई थी। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। इसके बाद 1991 की जो नई आर्थिक नीति लाई गई तो उस समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे आपको बताना है। तो उस समय वित्त मंत्री थे आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा उस समय सरकार किसकी थी? तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी जब एलपीजी रिफॉर्म भारत में लाए गए थे, जिसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तथा उस समय वित्त मंत्री आपके थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे हमारा है और हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर कहाँ से प्रकाशित होती है? तो हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर आपकी प्रकाशित होती है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? तो आप ध्यान दीजिएगा, लखनऊ में स्थित है, आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है और राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ किया गया था? तो जो आपका राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन था यह आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ किया गया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका जो हो जाएगा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है आपका
राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन शुरू किया गया था। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि में ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया? तो आपकी जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसके दौरान जो कृषि थी उसमें जो है ऋणात्मक विकास जो है प्रदर्शित किया गया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। कृषि जो थी आपकी जो तीसरी पंचवर्षीय योजना, जिसके दौरान जो है कृषि में जो है ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया गया था। इसका टाइम पीरियड क्या था तीसरी पंचवर्षीय योजना का? तो 1961 से 66, 1961 से 66 जो है आपका टाइम पीरियड था आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना का। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसी के दौरान जो है आपका भारत चीन युद्ध हुआ था। इसके अलावा भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। इसके अलावा आपका जो है सूखा भी पड़ गया था इसी के दौरान। तो इस कारण से इन सभी कारणों से जो है कृषि में जो है ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, तीसरी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। नॉर्मन बोरलॉग जो है ये विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला है, भारत में हरित क्रांति की जन्मस्थली कौन सी है आपको बताना है। तो भारत में हरित क्रांति की जन्मस्थली हम मानते हैं पंतनगर को। आप इसे याद रखिएगा, पंतनगर में आपको मिलेगा कृषि विश्वविद्यालय। तो कृषि विश्वविद्यालय का जो हरित क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान था, इसी कारण से जो है इसको जो है हरित क्रांति की जन्मस्थली भी कहा जाता है। तो राइट आंसर आपको जाएगा पंतनगर, यानी कि ऑप्शन है यहाँ पे आपको मिलेगा कृषि विश्वविद्यालय। इसके बाद अगला है, भारत में जब हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी तो इनमें से किसने कौन इसमें संबंधित नहीं था, आपको बताना है। तो भारत में जब हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था तो उस समय इसमें से कौन उससे संबंधित नहीं था? तो एम.एस. स्वामीनाथन जो है भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो ये संबंधित थे आपके। उस समय सरकार थी इंदिरा गांधी की, तो ये भी सही हो जाएगा आपका। सी सुब्रमण्यम ये संबंधित थे कि नहीं, आपको बताना है। तो जो है ये जो है उस समय केंद्रीय कृषि मंत्री थे, तो इनका सीधा सा संबंध था हरित क्रांति से, तो ये भी संबंधित थे। लेकिन आपके जो ऑप्शन डी है रफ़ी अहमद किदवई, इनका संबंध आपका हरित क्रांति से नहीं था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए जो है ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी वर्गीस कुरियन के द्वारा। तो इसे भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपका जो है बी बिल्कुल सही। भारत में जो है श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई थी, इस श्वेत क्रांति को और गति प्रदान करने के लिए जो है ऑपरेशन फ्लड को लॉन्च किया गया था। तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, इसकी स्थापना की गई थी 16 जुलाई 1965 को। तो राइट आंसर आपका जाएगा 16 जुलाई 1965 को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। इसके बाद राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का संस्थापक कौन है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के संस्थापक माने जाते हैं। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए थे? तो सर्वाधिक लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से थे? तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे, यानी कि सबसे ज़्यादा लाभान्वित हुए थे। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न में हमारा है, और भारत में जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो प्रतिवर्ष 1 जुलाई को जो है भारत में जीएसटी दिवस को मनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए जो भारत में जीएसटी है 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, 1 जुलाई 2017 को जो है भारत में जीएसटी को लागू किया गया था। इसी कारण से 1 जुलाई को जो है भारत में जीएसटी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला इंपॉर्टेंट है, और निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत जो जीएसटी को भारत में लागू किया गया था? तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है भारत में जीएसटी को लागू किया गया था। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। आप इसे ध्यान दीजिएगा, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। वही अगर हम बिल की बात करें तो बिल कौन सा था? तो बिल था आपका 122वां संविधान संशोधन बिल। अगर अधिनियम आपसे पूछते तो 101वां हो जाएगा। अगला है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष आपके होते हैं कौन? तो वित्त मंत्री। तो आप इसे याद रखिएगा, भारत में जो जीएसटी परिषद इसकी स्थापना 2016 में की गई थी। भारत में जीएसटी परिषद की स्थापना 2016 में की गई थी, तो इसके अध्यक्ष होते हैं आपके वित्त मंत्री। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद तो यह हमारा लास्ट प्रश्न था आपके अर्थव्यवस्था का पीटी के एग्जाम के लिए। आई होप यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।